अरे भाई लोगों, कैसे हो? आप लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे आप लोगों के हमारे इस नए चैनल पे, बॉर्डर्स पे। तो आज जैसे ही आपको दिख भी रहा होगा, रियल नंबर है हेडिंग। तो आज मैथ स्टार्ट कर रहे हैं हम, रियल नंबर। अच्छा है, तो करें शुरू। चलो करते हैं शुरू। तो देखो, सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा ज्ञान दे दिया जाए आप लोगों को। रियल नंबर्स होते क्या है? रियल नंबर्स होते हैं बेसिकली, रियल नंबर्स होते हैं रेशनल और इरेशनल का संगम, का पवित्र संगम। ठीक है, रेशनल और इरेशनल का पवित्र संगम। रेशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें पी बाय क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, और पी एंड क्यू कोप्राइम होने चाहिए, है ना? ये और इरेशनल जो रैशनल नहीं है। खतरनाक डेफिनेशन है भाई, इरेशनल जो रैशनल नहीं है ना? इरेशनल बेसिकली, अब थोड़ा फैक्ट्स बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज पे। रैशनल नंबर जो होते हैं, ये या तो टर्मिनेट हो जाएंगे, या ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो रिपीटिंग होंगे। इरेशनल, इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। एन टी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, एन आर मतलब नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। थोड़ा देर इधर ही रुकते हैं, एक चीज मैं भूल गया बताना, बता देता हूँ। पाई जो है ना, देखो बेटा, 3.141596। ठीक है, पाई होता है 3.141596 समथिंग 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 समथिंग। क्या ये रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा क्या ये राशनल नंबर। खतरनाक बात, सिंपल एज दैट। पाई के आगे बात करेंगे, जो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई पाई को तो हम 22/7 लिख रहे हैं, वेयर 22 एंड 7 आर क्या बोलते हैं, इंटीजर, एंड 22 एंड 7 आर को प्राइम ऑल्सो। तो ये तो रैशनल होना चाहिए डेफिनेशन के हिसाब से। इसकी बात मैं बाद में करता हूँ वीडियो के थोड़ा आगे, क्योंकि बाद में दोबारा से आने वाला है। अगर आपने थोड़ी सी भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आपको पता होगा प्रूफ की ये रैशनल है, वो आएगा। तो मैं तब वहां पे बात करूंगा। अगर आपको अभी जानना है तो वहां पे स्किप कर लो, उधर तक स्किप कर लो। देख लो कहाँ पे, ढूंढ ढूंढ के उधर तक स्किप कर लो। तो फिर इधर दोबारा आ जाना, ठीक है? तो मैं बात तब बताऊंगा। तो अभी बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एफटीओए? क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? अब इसकी सबसे पहले बता देता हूँ क्या होता है थ्योरम। लिखो, every composite number, every composite number can be expressed as, expressed as, expressed as product of primes। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और जो फैक्टराइजेशन होती है ना, वो यूनिक होती है। ठीक है। अब ये क्या है, तो मैंने बकवास कर दी बाकी टीचरों की तरह? बकवास नहीं, मतलब ऐसा सही बता दिया। तो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, फील दिलाता हूँ तुम लोगों को, है ना? फैक्टराइजेशन इज यूनिक, फील दिला देता हूँ। देखो, तुम्हें पता है ये क्या हो गया भाई? ज्यादा स्टाइल के चक्कर में क्या होंगे? ये देखो, फील दिला देता हूँ। फील देखो, खतरनाक है। किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर एक्स रहने दे, कोई भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक्स प्राइम है तो हम इसे x×1 लिख सकते हैं। बाकी कोई तरीका ही नहीं है इसे लिखने का, है ना, x×1 के अलावा, क्योंकि एक्स प्राइम नंबर है। हमें पता है जो प्राइम नंबर होते हैं वो सिर्फ ऐसे एक्सप्रेस हो सकते हैं। कोई और नंबर से मल्टीप्लाई होकर ये नंबर तो कभी एक्सप्लेन नहीं, कभी आ नहीं सकता। 13 को तुम ला सकते हो क्या कभी भी? किसी और नंबर, किसी दो नंबर के प्रोडक्ट से कभी 2 को ला सकते हो? नहीं ला सकते, एक्सेप्ट फॉर 2×1, एक्सेप्ट फॉर 13×1, नहीं ला सकते, है ना? तो इसीलिए ये है प्राइम। अब फॉर एग्जाम्पल एक्स, यही एक्स अगर मैं मान लेता हूँ कॉम्पोजिट, तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो। कोई कॉम्पोजिट नंबर उठाओ, ठीक है, एक्स भी उठा लो, एक्स को तुम लिख सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट। अब मैं बता देता हूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपोजिट है, एक्स कंपोजिट है, इसका मतलब मैं एक्स को ऐसे लिख पाऊंगा क्या? कि मतलब क्योंकि एक्स तो कंपोजिट है बाय डेफिनेशन, तो मैं तो बोल सकता हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये अपने और वन के मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन से ही बनाओ, हो सकता है किसी और नंबर से बनाओ। कोई वाई आ गया पिक्चर में, उससे और किसी जेड से मल्टीप्लाई होकर ये बना है। मान ले वाई प्राइम है, जेड के फर्दर तोड़े क्या बन रहा है? फैक्टर। क्या बन रहा है? फैक्टर ट्री, प्राइम नंबर ट्री। मेरे को नाम नहीं याद, तो थोड़ा उसको मत जाना। तो वैसा सा बन रहा है। तो ऐसे तोड़ तोड़ के इनमें क्या बचता है? प्राइम बचते हैं, क्योंकि प्राइम को तुम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। कॉम्पोजिट नंबर को तुम ब्रेक कर सकते हो,
तो मान लो एक बहुत लंबा कॉम्पोजिट नंबर है, उसे ब्रेक कर करके तुम एक ऐसे कॉम्पोजिट नंबर पे पहुंचे जिसको ब्रेक करके तुम्हें प्राइम नंबर मिल रहा है। क्योंकि भाई कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन ही है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, राइट। तो तुम ब्रेक करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो कॉम्पोजिट नंबर को, तो फिर और कॉम्पोजिट नंबर आ रहे होंगे, है ना। उन उन कॉम्पोजिट नंबर को जब तुम ब्रेक करोगे और कॉम्पोजिट आ रहे होंगे, ऐसे कर करके एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो कॉम्पोजिट नंबर इस कदर टूट जाएगा कि वो प्राइम आ जाएगा। अब प्राइम तो ब्रेक नहीं हो सकता, है ना। तो बस इतनी सी बात है हमारी। तो ये है, फील दिला दी तुम्हें। अब थोड़ा एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक एग्जांपल जैसे 1771 है, 1771, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 11 × 23। एक और नंबर है 10626, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 3 11 23, है ना। सिंपल है ये भी। तो ये तो हमने बात कर ली इस चीज की। अब देखो, अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखी बहुत बोल्ड में, फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी। देखो 2 3 7, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा तुम्हें। ठीक है, क्या मिलेगा, 42 मिल जाएगा। 3 7 2 मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा। क्या बोल रहे हो भाई साहब, 42 ही तो मिलेगा। क्यों पूछ रहे हो बार बार। 3 2 7, क्या मिलेगा, 42 ही मिलेगा। तो भाई मैंने तीन तरीके दिखा दिए तुम्हें। इन तीन तरीके से इन तीन तरीके से 42 आ रहा है, लेकिन ऊपर तो लिखा है फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो भाई ये स्टेटमेंट दी गॉस ने, मैंने नहीं दी है। मतलब मुंह से मेरे आई है, लेकिन मैंने दी नहीं। ठीक है। तो गॉस पे तो भाई केस करो भाई, ये क्या, मैंने तो रॉन्ग प्रूफ कर दिया गॉस को, नहीं किया। गॉस ने बहुत चालाकी करी, उसने बोला कि ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। ये तो ऑर्डर है ना भाई, 2 3 7 का ये तो ऑर्डर है, ऑर्डर उसने बोला मैटर ही नहीं करता। ठीक है। तो ये बात साफ हो गई, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब है 4 स्पार, अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करो पॉज वगैरह करके। 4 स्पार n, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, n एक नेचुरल नंबर है। तुम्हें बताना है कि क्या कोई ऐसी n की पॉसिबल वैल्यू है जो जिसमें ये नंबर जीरो से एंड करेगा, जीरो से एंड करेगा। ठीक है भाई। ओलंपियाड वाले तो बोल रहे होंगे भाई क्या बकवास है। हाँ बकवास ही है ये, मैथ्स। मैथ्स नहीं, मेथड वन है सिंपल। तुम पैटर्न देख लो, 4 स्पार 1 होता है 4 4 2, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, ये 2/7 तो नहीं होगा, मतलब ये रूट 7 रूट ऑफ 16 तो नहीं होगा। नहीं होगा ये, क्योंकि उन्होंने लिख दिया नेचुरल। नेचुरल से देख लो भाई, और क्या। 16, 4 क्यूब। ये वैसे सॉल्व करने का मेथड नहीं, इट इज जस्ट लाइक वेरीफाई। ठीक है, कि सही भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ये वेरिफिकेशन है। ये एंड कर रहा है 4646 से, तो हाँ जीरो से तो एंड नहीं कर पा रहा है, कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो तुम ऐसे कर लो, क्या जाता है। ये दिखा नहीं पाओगे, लेकिन ऐसे कर तो सकते हो कि ये जीरो से एंड नहीं कर सकता। अब दिखाने का तरीका बताता हूँ, ठीक है, मुंह दिखाने के लायक कुछ नहीं, मजाक है, देखो। अब दिखाने का तरीका ये है कि देखो, किसी भी नंबर को अगर जीरो से एंड होना है, जीरो से एंड होने के लिए उसको ऐसे फॉर्म में होना पड़ेगा, 2 अल्फा 5 बीटा, वेर अल्फा बीटा कैन नॉट बी जीरो। ठीक है। अगर ये कैन नॉट बी जीरो आ गया, तो 4 स्क्वायर एन को तो मैं लिख सकता हूँ 2 2 स्क्वायर 2 एन लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 5 रेस टू तो जीरो ही है ना, तो ये तो ब्रेक हो गया, इसका मतलब जीरो से तो एंड कर ही नहीं सकता। हो गया प्रूव। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे। एलसीएम और एचसीएफ थोड़ी याद दिला देता हूँ तुम्हें। जैसे एलसीएम होता है, फॉर एग्जाम्पल 6 और 20 है मेरे पास। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5। सही है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इसका तुम मुझे एलसीएम निकाल के बताओ, क्या होगा एलसीएम। एलसीएम होता है बेसिकली, तुम देख लो कि कॉमन क्या क्या है। सॉरी, एचसीएफ। एचसीएफ निकाल के बताओ, तुम देख लो कि क्या कॉमन है। क्या कॉमन है देख लो, एक 2 कॉमन है, बस 2 ही कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब 2 ही कॉमन है, ऐसा मान लो अभी 2 ही कॉमन है। तो जो भी उसकी, अब इसमें 2 स्क्वायर है, इसमें 2 1 है, तो उसकी जो भी स्मॉलेस्ट पावर है वो एचसीएफ है। एचसीएफ ऑफ 6 and 20 इज 2। एंड एलसीएम होता है लार्जेस्ट पावर ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स, मतलब कॉमन हो ना हो। तो 2 की लार्जेस्ट पॉसिबल है 2 स्क्वायर, 3 की लार्जेस्ट पॉसिबल है 3 1, 5 की लार्जेस्ट पॉसिबल है 5 1, 5 स्क्वायर 1।
तो 2 स्क्वायर 5 रेस पावर 1 इंटू 3 रेस पावर 1 हो जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है इसका, ये इसकी होता है 60। सही है। सही है ना यार। 20 इंटू 3 60 होता है। तो एलसीएम हो गया 60। अब इससे ना थोड़े पैटर्न बनाते हैं, थोड़ा लॉजिक निकालते हैं। ये देखो, ए इंटू बी होता है। ए इंटू बी क्या है, 120। 120 क्या है, 120 है। सही देख लिया, अगर तुमने देख लिया तो वेरी गुड। एलसीएम ऑफ 6 and 20 इंटू एचसीएफ ऑफ 6 and 20। तो दिस दिस इज द थिंग, इसे याद रख लो। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल करके बताओ जरा। एचसीएफ निकालो 6 7 120 का, और एलसीएम निकालो 672 और 120 का, और 672 और 120 का। और फिर देखो कि ये वेरीफाई करो इसे कि ये है भी कि नहीं। मैं थोड़ा फास्ट मोड पे आ जाता हूँ। एचसीएफ होता है इसका 2 क्यूब। वो तुम निकाल के देख लो, अभी मैंने सिखाया वैसे ही निकाल के देखो। 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, जो कि होता है, सॉरी 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 तो 120 का एक्सपांशन है। सॉरी। तो इसका एचसीएफ होता है 6, और इसका एलसीएम होता है 360। तो अब तुम करके देखो, 360 इंटू 6 से इतना होता है। ऊपर का फॉर्मूला यही था ना, 360 एलसीएम इंटू एचसीएफ इज ए इंटू बी। वो पढ़ा लो। एलसीएम एबीसी, उसमें ऊपर था एलसीएम ऑफ 6 and 20, इसमें लिख दो एलसीएम ऑफ 6 72 and 120। क्या फर्क पड़ता है, तीन आ गए, क्या फर्क पड़ता है, इधर भी ए इंटू बी इंटू सी आ जाएगा। तो देखते हैं फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। 360 इंटू 6 है यहाँ पे, और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया, हम इसे इक्वेट कर देते हैं 7 इंटू बाय दिस प्रॉपर्टी से इक्वेट कर रहा हूँ। तो 72 इंटू 6 इंटू 120। ठीक है। 360 इंटू 6 क्या होता है फटाफट, 2160। 2160 सही है। ये बे 6 का क्यूब यार, इंटू 10। 72 इंटू 6 इंटू 120 क्या होता है, 432 इंटू 120, ये होता है 432। तो ये होता है 51840। 51840 बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये गलत हो गया। तो हाँ भाई, ये सिर्फ दो ही नंबर के लिए पॉसिबल है, ऐसे अपनी मर्जी से मत एक्सटेंड करते रहना। 3 नंबर के लिए भी होता है, वो मैं तुम्हें लिख के बता देता हूँ। एनसीईआरटी के लास्ट में लिखा हुआ है, वहां से तुम ये एचसीएफ वाला निकाल लेना। बार बार मैं एनसीईआरटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है भाई, करो। इसको हम लिखते हैं पी क्यू आर, पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर बाय एच सी एफ ऑफ पी क्यू इंटू एच सी एफ ऑफ क्यू आर इंटू एच सी एफ ऑफ पी आर। पी आर, प्यार नहीं पी आर। ठीक है। ये हो गया। अब इसे वेरीफाई करके देख लो, आ जाता है। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट अफेटेड है, जहाँ पे यार शायद तुम लोग स्किप करके पहुंचे हो, या फिर मतलब स्किप करके मतलब वो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, इधर तक पहुंचोगे, पाई वाले में बताऊंगा स्किप करके पहुंचना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो शायद तुम लोग स्किप करके पहुंचे हो, लेकिन ध्यान से। तो अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा कि प्रूविंग के पार्ट पे, वो जो प्रूविंग वाला पार्ट आता है इस चैप्टर से। तो देखो, सबसे पहले तो एक बात तो मैं बता दूं, पी बाई क्यू फॉर्म में जिस भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वो होता है रैशनल, मैंने पहले ही बता दिया। तो पाई को भी तो हम लिखते हैं ना 22/7, है ना। 22/7 लिखते हैं ना। तो इसे भी तो हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं 22/7, where 22 and 7 are integer and both are co-prime। सही बात है। लेकिन यहाँ पे कैच है, क्या ये बराबर है, नहीं है बराबर भाई। हम इसे बराबर बोल देते हैं क्योंकि पाई को हम लिखते हैं 3.14, और इसे भी हम लिखते हैं 3.14 बाय अप्रोक्सीमेशन। लेकिन इसको खोलोगे तो हमें सच पता लग जाएगा, इसको खोलोगे तो 3.14, मैंने पहले भी बताया, 3.14 159 2 6 5 3 5 9 ऐसा कुछ आता है। इसको खोलो 3.14 2857 14286। ठीक है, ये आप पता लग गया सच। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखो थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहते हैं, अगर एक, इसका प्रूफ तो वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम सीख जाओ फील के लिए। अगर एक प्राइम नंबर है पी, ठीक है, डेफिनेशन वही एनसीईआरटी से, जो उसका स्टेटमेंट है वो एनसीईआरटी से देख लो। अगर एक, अब मैं बताता हूँ, पी प्राइम है और पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ के लिए, इसका प्रूफ भी देख लो। वैसे याद वाद मत करके जाना, प्रूफ बस समझ लो।
क्योंकि वो आता नहीं है एग्जाम में। वो लिखा है एनसीईआरटी में साफ साफ। तो तुम देखो, इसका प्रूफ है कि ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ P1 × P2 × P3 टिल Pn का होल स्क्वायर। मैंने ऐसा कर लिया स्क्वायर सिंपलिसिटी के लिए, ताकि ए को मैं P1 P2 P3 का P n का डायरेक्टली मान लूँ। ए को डायरेक्टली P1 P2 P3 P4 टिल Pn मान लूँ, है ना। वो मैंने इसीलिए सिंपलिसिटी के लिए किया, वरना अगर मैं नहीं करता तो फिर मेरे को 1/2 करना पड़ता, थोड़ा घिचड़ पिचड़ हो जाता। तो देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है, अगर P प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, ठीक है, अगर P प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, और ए स्क्वायर को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में यूनिक वे में ही लिख सकते हैं, वो भी मैंने बहुत अच्छे से बात की थी ऊपर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। तो अगर पी प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि, और हम ए स्क्वायर को ऐसे ही लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के टर्म में, और पी प्राइम है, तो अगर वो इसका इसका प्राइम फैक्टर है तो फिर वो इसी इसी में कहीं ना कहीं आता है, तो इसका मतलब P1 P2 Pn में कहीं ना कहीं P आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखा। अब ए को तो हम लिख सकते हैं ना, P1 P2 Pn, P1 × P2 × Pn, ये लिख सकते हैं। तो इसमें भी तो पी लाई करेगा, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि पी लाई करेगा। इसका मतलब अगर वो ए स्क्वायर जो है पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो फिर वो ए को भी डिवाइड करेगा। प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं √2 इरेशनल है कि नहीं। भाई मैथमेटिक प्रूफ मांगता है। तुम लड़के हो के मैथमेटिक बोलेगा, तुम लड़के हो प्रूफ दो, है ना। तुम तरबूज हो, मैथमेटिक बोलेगा तरबूज हो प्रूफ दो। भाई तरबूज कैसे दे प्रूफ? मैं बताता हूँ। अब इरेशनल का, तरबूज का तो मैंने बता सकता, इरेशनल का मैं बताता हूँ। √2 है इरेशनल, सबको पता है भाई, दिख रहा है। इरेशनल प्रूफ करो भाई, मैथमेटिक्स है ना। क्या है यार, √2 को प्रूफ करो इरेशनल। सबसे पहले स्टेटमेंट ध्यान रखो, अज्यूम टू द कंट्रारी। कंट्रारी मतलब क्या होता है? ये भाई एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इन्हें रट जाओ, भूल जाओ, जो करना है कर जाओ, लेकिन ये याद रखनी चाहिए। कंट्रारी मतलब होता है टू कंट्रास्ट, कंट्रास्ट या फिर अपोजिट। ऐसा मान लो अपोजिटली कि √2 हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, कंट्रारी कंट्राडिक्शन से भी आता है, √2 रैशनल है, ठीक है। ऐसा मान लो √2 रैशनल है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल हम बोल सकते हैं √2 को हम R/S लिख सकते हैं। अब आर और एस जो है, ऐसा मान लो आर और एस जो है ये कोप्राइम नहीं है, तो मैंने बोला था कि रैशनल वही होते हैं जो कोप्राइम होते हैं, तो ये कोप्राइम नहीं है। तो हमने और कोप्राइम नहीं है इनका, फिर इसका मतलब कोई कॉमन फैक्टर होगा, तो हमने उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करा, और हमें A/B फॉर्म में मिला, जो कि कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब ये नहीं होता कि वो प्राइम है। अब 14/3 ले लो, इसको आप फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते डेसिमल में घुसे बिना, है ना, कोई नेचुरल नंबर तो है नहीं ये। तो तो हम सिंपल सी बात यहाँ पे ये बोलते हैं कि 14 और 3 आपस में कोप्राइम है। 3 है प्राइम लेकिन 14 नहीं है ना, बट फिर भी हम कोप्राइम बोल रहे हैं। तो हमने इसे उसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके A/B बना दिए। तो √2 को मैंने लिख दिया A/B। अब बी को उधर ले जाओ, तो हम 2B² इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मैंने पहले बी को उधर ले गया, फिर स्क्वायर कर दिया, तो ये हमें आ गया। तो अब इससे मैं बोल सकता हूँ कि टू जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्यों? देखो ऐसे ऐसे आ रहा है, और टू को फर्दर ब्रेक डाउन कर नहीं सकते, ये क्या हो गया? टू को फर्दर ब्रेक डाउन कर नहीं सकते, तो टू उधर आ रहा है, इसका मतलब टू ए स्क्वायर को कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहा है ना। 2 × B² ए स्क्वायर है, तो टू जो होगा मतलब A² / 2B² होगा, तो मतलब B² तो मैंने बोला ही है, बी नेचुरल है ना। बी अगर नेचुरल, इसका मतलब नेचुरल का स्क्वायर भी नेचुरल होता है। तो टू मतलब बेसिकली टू जो है वो एक ऐसे नेचुरल नंबर को डिवाइड कर रहा है जिससे उसको नेचुरली आ रहा है, इसका मतलब परफेक्टली टू डिवाइड कर पा रहा है। तो A² जो है एक प्राइम नंबर टू A² को डिवाइड कर रहा है। तो याद करो FTOA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, नहीं नहीं सॉरी, इसके पहले मैंने प्रूव दिया ये वाला, इसमें मैंने बोला कि अगर एक प्राइम नंबर A² को डिवाइड करेगा तो फिर वो ए को भी करेगा, तो इसका मतलब टू वो ए को भी डिवाइड करता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ A = 2C, ठीक है, टू और सी को मल्टीप्लाई करके मेरे को ए मिल रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ A² = 4C²। ठीक है, इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ कि ऊपर इसमें पुट कर दिया मैंने, इस वाले में पुट कर दिया इसमें 4C² = 2B²। तो यहां से मैं लिख पा रहा हूँ कि B² भी टू से डिवाइड हो पा रहा है, इसका मतलब बी भी डिवाइड होगा टू से। तो मेरे को एक ऐसा नंबर टू मिल गया
जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, ए और बी दोनों को टू डिवाइड कर रहा है, लेकिन मैंने ऊपर क्या बकवास करी थी, मैंने ऊपर बकवास करी थी कि ए और बी को प्राइम है भाई। ऐसा कोई और नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इन्हें डिवाइड कर दे, तो कंट्राडिक्शन हो गया ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि वो डिवाइड कर रहा है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि ए और बी का तो कॉमन फैक्टर आ गया, है ना। तो ये तो कंट्राडिक्शन है, तो हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइज बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट assumption that root 2 is rational, therefore root 2 is irrational। और बाद में सबका फेवरेट लिखना मत भूलना, hence proved। अब तो बोलोगे ये जो मैंने लिखा है वो कहाँ पे मिलेगा, वो तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा, जैसे मैंने बोला एक एग्जाम्पल में है, शायद वहां से देख लेना। अब एक क्वेश्चन मिला जो बहुत लल्लू है, लेकिन मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, शायद तुम लोग मतलब फंसोगे तो नहीं, बट ठीक है बता देता हूँ। 5√3 इरेशनल से प्रूव करो। बहुत ही सिंपल है। मान लो, अज्यूम टू द कंट्रारी दैट 5 - √3 इज रेशनल। जब भी ऐसे प्रॉब्लम है हमेशा अज्यूम टू द कंट्रारी, कहीं ना कहीं तो तुम्हें मिलेगा। 5 - रूट, अब तुम्हें पता है √3 तो इरेशनल है, वो तो तुम ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, और क्वेश्चन तो इसे इरेशनल प्रूव करने के लिए बोल रहा है ना, इसका मतलब √3 तो इरेशनल पता है। अगर वो चलो नहीं भी पता तो तुम सेफ्टी के लिए ये भी लिख लो, √3 का ये वाला प्रूफ भी लिख लो। अगर मान लो 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया, 2 मार्क में ऐसा मत करो, 5 मार्क का आ गया तो फिर रूट, सबसे पहले तो जो मैं लिखने वाला हूँ वो लिखो, उसके बाद फिर बताता हूँ बाद में। चलो 5 - √3 को चलो a/b मान लो, मैंने बोला लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी दैट 5 - √3 इज रैशनल, तो इसे वो मान लो। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 - a/b इज √3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5b - a/√3, सॉरी 5b - a/b इज √3। तो यहाँ से तो √3 रैशनल आ गया, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस, और बी और ए तो मेरे को पता ही है पहले भी कि बी और ए तो दोनों ही रैशनल है, मतलब नेचुरल। तो इसका मतलब √3 तो रैशनल नंबर आ गया, लेकिन √3 तो रैशनल होता है। कंट्राडिक्शन आया, कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम लोग, हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन थी कि 5 - √3 रैशनल है, इसका मतलब वो इरेशनल है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो तुम ऊपर √3 भी इरेशनल है वो भी प्रूफ कर देना। नहीं आया तो छोड़ो, यहीं पे छोड़ दो, ये एनसीईआरटी में यहीं पे छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहीं तक है भाई, खत्म हो गया ना फटाफट। चलो करो प्रैक्टिस आरडी शर्मा वगैरह से, डाउट वगैरह कमेंट करो, हैशटैग डाउट लिख के। तो चलो ओके, मिलते हैं फिर भाई। चलो ओके भाई, बाय।